Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will see the boundary conditions, how we can non-dimensionalize our boundary conditions. ठीक है, so previous lectures में हमने equations देखी हैं, उनको non-dimensionalize करना सीखा है. So आज के lecture में हम boundary conditions देखेंगे कि पेपर में हमारे पास boundary conditions कौन सी यूज हो रही होती हैं, हम उनको non-dimensionalize कैसे करते हैं by using different parameters, by using the non-dimensionalization parameters. ठीक है, तो अब तक हम तीन तरह की equations को, stress tensors को non-dimensionalize डिटेल से करना सीख गए हैं. सो आई होप बाउंड्री कंडीशंस को नॉन डायमेंशनलाइज करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा. सबसे पहले हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो हमने पेपर लिया था, हम कंप्लीट उसी को ही सॉल्व कर रहे हैं. यू हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है, यू इज इक्वल टू 0, स्मॉल यू है, कैपिटल यू नहीं है. ठीक है, डी बी डेल सी प्लस डी टी बाई टी एम डेल टी इज इक्वल टू 0. ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं कि ये किसको शो करती हैं. पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0, पार्शियल कैपिटल सी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0. टी मीन्स टेम्परेचर, सी मीन कॉन्सेंट्रेशन. नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए मैंने कुछ ये पैरामीटर्स यहाँ पे लिख लिए हैं. इनकी हेल्प से मैंने अपनी इन 5 बाउंड्री कंडीशंस को वन बाय वन नॉन डायमेंशनलाइज करना है. ऐसे आप नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं अपने पैरामीटर्स को यूज करके कि एट द एंड पेपर में आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस आफ्टर नॉन डायमेंशनलाइजेशन गिवन होती है वो फॉर्म आपने बनानी होती है. ठीक है, तो मेरे पास पेपर में जो फॉर्म गिवन थी मैंने वो बनानी है, आपके पास जो होंगी आपने इसी मेथड को फॉलो करके उस तरीके की क्वेश्चंस बनानी है. ठीक है, इसके लिए मैंने क्या यूज किया, ये मेरे पास स्मॉल यू है, कैपिटल यू मेरे पास इक्वल था स्मॉल u प्लस सी के. यहाँ पे कैपिटल u की वैल्यू होती है u प्लस सी. यहाँ से u की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट की है u प्लस सी. यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा. u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है. स्ट्रीम फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, पार्शियल साई बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस सी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूज हो रहा है डी बी डेल सी प्लस डी टी बाई टी एम डेल टी इज इक्वल टू 0. C इक्वल होता है सी नॉट फाइव प्लस सी नॉट, टी इक्वल होता है टी नॉट थीटा प्लस टी नॉट. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है. डेल सी का मतलब है, डेल सी का मतलब होता है कोई भी डेल के साथ सी लिखा है मींस पार्शियल सी बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल सी बाय पार्शियल वाई. ठीक है, इसी तरह डेल टी लिखा हुआ है तो मींस पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई. डी बी ब्रैकेट के बाहर एंड सिमिलरली डी टी बाई टी एम इसी तरह ब्रैकेट के बाहर लिख देना है. ठीक है, सिमिलरली सी की वैल्यू कैपिटल सी को जब आप नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू कैपिटल सी जो है वो इस टर्म के इक्वल है, तो सी की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, 2 दफा लिखेंगे. कैसे लिखना है, बेसिकली देखें, सी नॉट जो 5 वाली टर्म है ना वो हम लिखते हैं. सी नॉट कॉन्स्टेंट है, वो यहाँ ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा. सी की जगह यहाँ पे मैं 5 यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, पार्शियल 5 आ गया. जब आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल प्लस आपने लिखना है प्लस पार्शियल सी नॉट बाय एक्स. ठीक है, सी नॉट तो कांस्टेंट है तो वो टर्म वैसे ही जब आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आएगी बट आपने उसको कैंसिल कर देना है. ठीक है, इसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एक्स का हमारे पास नॉन डायमेंशनलाइज जब करते हैं तो वो एक्सटेरिक लैम्डा होता है. एक्स यहीं पे रहने दिया, लैम्डा कांस्टेंट था वो ब्रैकेट से बाहर लिख दिया. ठीक है, इसी तरीके से ये वाला स्टेप देखिए हम कैसे करेंगे. सी की जगह इसकी वैल्यू लिखनी है, y के रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे देखें सी की जगह इसकी ये वाली वैल्यू लिखनी है जो इसकी राइट साइड पे है. सी नॉट कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, वो यहाँ लिख दिया है, पार्शियल 5 लिख देंगे अंदर. ठीक है, इसी तरह y की जगह y स्टैटिक d1 होता है, d1 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और y जो है वो एज इट इज रहेगा. अब अगर आप अगेन यही बात सोचें कि ये वाला सी नोट कहाँ गया है, तो जब आप प्लस के साथ पार्शियल सी नोट बाय पार्शियल y लिखेंगे, सी नोट कांस्टेंट है तो वो टर्म वैसे ही कैंसल आउट हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखी. ठीक है, जैसे टी नॉट में भी अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे, टी की जगह मैंने उसकी ये वाली वैल्यू लिखनी है, दोनों लिखनी है. कैसे लिखनी है, टी नॉट तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, थीटा जो है वो अंदर आ जाएगा. ठीक है, टी नॉट नेक्स्ट टर्म ये इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जब मैं यहाँ पे टी की जगह टी नॉट बाय पार्शियल एक्स लिखूंगी, टी नॉट कांस्टेंट है तो जब आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 हो जाता है, इसलिए ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी ही नहीं. अगेन देखें यहाँ पे टी है तो टी नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, थीटा जो है वो अंदर आ जाएगा. टी नॉट का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए वो हमने नहीं लिखा. ठीक है, नीचे भी इसी तरह y का नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे तो y स्टेरिक d1 होता है, y इधर ही रहेगा, कांस्टेंट जो है वो बाहर लिख देना है. सिमिलरली x स्टेरिक लैम्डा होता है तो x वहीं रहेगा, लैम्डा जो था वो कांस्टेंट था उसको बाहर लिख दिया है. आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें. लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, लेमडा की जगह उसकी वैल्यू यूज करनी है. लेमडा हमारे पास इक्वल होता है d1 बाई डेल के, d1 इधर ही रहेगा, डेल नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास और किस टर्म में लेमडा आ रहा है, यहाँ पे लेमडा आ रहा है, इसकी जगह इसकी वैल्यू d1 बाई डेल लिख देंगे. अब जिस जिस टर्म में डेल अपीयर हो रहा है, एक इसमें ये हमारे पास डेल लिखा हुआ है और एक इस टर्म में यहाँ पे डेल लिखा हुआ है. ठीक है,
इसको हम 0 कर देते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं इसलिए हम इसको 0 पुट कर देते हैं। सो dB के साथ हमारे पास एक ये वाली टर्म आ जाएगी और dt/tm के लिए साथ यहाँ पे मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब मैंने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक मेरे पास रिक्वायर्ड नॉन डायमेंशनलाइज बाउंड्री कंडीशन ना बन जाए। मेरे पेपर में बाउंड्री कंडीशन जो ऊपर हमने डीबी वाली ली है वो आफ्टर नॉन डायमेंशनलाइजेशन इस चीज के इक्वल हो रही है, तो मैंने अपनी इक्वेशंस को तब तक सॉल्व करना है जब तक मेरे पास ये वाली फॉर्म एट द एंड ना बच जाए, ठीक है। इसके लिए मुझे एन बी एंड एन टी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो एन बी एंड एन टी क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट भी मैं इस पे अगेन वीडियोस बना दूंगी ताकि आपको इन पैरामीटर्स ये किसके इक्वल होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं, ये भी अच्छे से पता चल जाए। सो एन बी की वैल्यू हमारे पास ये होती है रो सी पी एन पी बाई एन पी बाई एन एफ 1 वी बाई एन एफ डी बी सी नॉट बाई डी 1। एन बी एंड एन टी की वैल्यूज ये भी आपके पास पेपर में गिवन होती हैं, ठीक है। पेपर में आगे पीछे थोड़ी बहुत वैल्यूज हो सकती हैं बट मोस्टली यही वैल्यूज होती हैं। अब मैंने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, इस स्टेप में क्या करना है, मैंने इस स्टेप को यहाँ पे मेरे पास फाई के साथ एन बी होना चाहिए और थीटा के साथ एन टी होना चाहिए, ठीक है। सो इक्वेशन में देखें, यहाँ पे मुझे एन बी बनाना है और यहाँ पे एन टी बनाना है। एन बी बनाने के लिए आपने देखना है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सी चीज आपके पास मिसिंग है। डी बी सी नॉट बाई डी वन तो गिवन है, मीन्स ये जो ये वाली टर्म है ना ये पूरी मिसिंग है, तो इस टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पे। सिमिलरली यहाँ पे एन टी होना चाहिए, तो एन टी के लिए मेरे पास ये वाली चीजें और ये वाली चीजें क्वेश्चन इक्वेशन में सेम है, जो चीज मिसिंग है वो ये वाली टर्म है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ये वाली दो टर्म्स जो है वो मिसिंग है, मीन्स मैंने अपनी इस इक्वेशन में ये इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस टर्म के साथ। ये दोनों टर्म सेम ही लिखी हुई है, रो सी पी 1/VNF/D1 से मल्टीप्लाई करवा दिए। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो जो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास यहाँ पे एन बी बन जाएगा। उस ये जो चीज बनेगी पूरी साइड, इसकी जगह डायरेक्ट मैंने इसकी वैल्यू एन बी पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे वो सारी टर्म्स आ रही होंगी जो एन बी के इक्वल है, मीन्स मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊंगी तो ये सारी चीज यहाँ पे आ जाएगी, इसकी जगह डायरेक्ट मैंने एन बी पुट कर दी है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एन टी की वैल्यूज आ रही होंगी, ये सारी चीज ये पूरी टर्म मेरे पास बन रही होगी, तो इसकी जगह डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ये एन टी पुट कर दिया है, ठीक है। एन टी पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी आंसर गिवन होगा तो यहीं पे स्टॉप कर देना है। मेरे पास इस फॉर्म में नॉन डायमेंशनलाइजेशन का आंसर गिवन था, मींस एन बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है एन बी को दोनों साइड से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाता है। तो मैं इजिली ये जो है वो आंसर आ गया है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई, टी की जगह उसकी वैल्यू थीटा टी नॉट थीटा, वाई की जगह उसकी वैल्यू डी वन वाई। नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स पुट किए, जो कांस्टेंट है टी नॉट एंड डी वन कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देना है, और पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई। सिमिलरली ये वाली चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू 0 है हमारे पास, 0 है तो ये चीज जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो खत्म हो जाएगी, यानी कि पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई हमारे पास 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने अपनी सारी बाउंड्री कंडीशंस को डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करके नॉन डायमेंशनलाइज कर लेना है। वो वाली फॉर्म लानी है जो मेरे पास पेपर में गिवन है, ठीक है। इसको भी हमने कर लिया, इसको भी कर लिया है, इसको भी कर लिया है। सी को भी हमने देखा है कि सी को हम किस तरीके से करते हैं। सी को सेम आपने ये वाली और ये वाली सेम हमने इसी मेथड से फॉलो करनी है। जो आंसर गिवन है सी की जगह उसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो यूज करते हैं, जो भी नीचे भी यहाँ यूज की थी, सी इक्वल था सी नॉट 5 प्लस सी नॉट के, और इसको भी यू प्लस यू स्टेरिक सी, वाई की जगह वाई स्टेरिक डी वन वैल्यूज, यही पैरामीटर्स यूज करके नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे तो बहुत ही ईजीएस्ट वे में हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस भी नॉन डायमेंशनलाइज हो जाती हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने बाउंड्री कंडीशंस को नॉन डायमेंशनलाइज करना सीखा है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बाउंड्री कंडीशंस को अपने प्रोग्राम में कैसे पुट करते हैं, ठीक है। मीन्स जो हम लोग कोड यूज करते हैं, कोड में अपने बाउंड्री कंडीशंस को कैसे लिखते हैं, वो सारा मेथड देखेंगे, ठीक है। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।